जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के लिए 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं। कुछ तो पाकिस्तानी सियासत में आजकल रोज़ाना की रफ्तार से जैसे ही कोई मौजू और बड़ी सियासी डेवलपमेंट होने लगती है तो आपको साथ ही कोई ना कोई ऑडियो लीक सुनने में मिल जाती है, बिल्कुल उससे जुड़ी हुई, जिससे ख़बर का रुख एक अलहदा ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऑडियो लीक्स भी हैं हमारे सामने, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फ़ौज ने कुछ अरसे से एक पोजीशन इख्तियार की है जिसमें वो कहते हैं कि हम सियासत से दूर हो चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर कितना सियासत से दूर हुए हैं इसके ऊपर सब एक की अपनी राय है। लेकिन यकीन ये है कि फ़ौज वाक़तन सियासत से दूर हो गई है। एटलीस्ट अक्सरियत की राय में वो फ़ौज अपने आप को सियासत से मुकम्मल तौर पर ना 75 सालों में दूर कर पाई है और ना शायद आइंदा मुस्तकबिल करीब में कर पाए। पाकिस्तान की बका और सलामती है इसी में कि फ़ौज अपने उसी पेशा वराना माहौल जो उसका एटमॉस्फेयर है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी तक अपने आप को महदूद कर ले और सियासी जोड़ तोड़ से हट जाए। कुछ ऐसे मामला हुए पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कि वो हर हुकूमत के आने और जाने में फ़ौज का नाम कहीं ना कहीं सियासत के साथ जुड़ा रहा है, अदालती फ़ैसलों के साथ इनका नाम जुड़ा रहा है। किसी वज़ीर आज़म के बनने में या उसके अदालत के ज़रिए नाहल होने में, या 58-2 भी किसी ज़माने में सदर का इख्तियार होता था, उसके नतीजे में उसकी हुकूमत जाने के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का नाम जुड़ा होता था। 8-10 सालों में एक नई पाकिस्तान में वेव आई थी और वो ये वेव थी कि दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों का भी माजी, दोनों जमातों का कहीं ना कहीं जाकर पीछे जाके देखें तो किसी फ़ौजी जनरल के साथ ही जुड़ा नज़र आता है। पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद और नवाज़ शरीफ साहब तो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर जिलानी साहब ने उनको मुंतखब किया था और पंजाब से उनके सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ था। लेकिन इमरान खान की सियासत लाहौर वाले उस जलसे से ऐसी शुरू होती है कि बाकायदा उसको, वो कहते हैं ना, को गोद ले लिया पूरी जमात को ही उन्होंने, तो इस तरीके से उसको खड़ा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लाहौर का जलसा, कराची का जलसा, 2013 के इंतखाबात, और फिर वो कल्मिनेट करता है 2018 के इंतखाबात में। बहुत सारी मुशाबत है IJI की तश्कील में जो 88-90 के अंदर मोहतरमा को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बनाई गई, और बहुत ज़्यादा इमरान खान के राइज़ में और PMLN को इक़्तिदार से निकालने में या दूर करने में, दोनों चीज़ों में बहुत मुमासलत है। लेकिन इस पोलिटिकल इंजीनियरिंग का नुकसान ही होगा कि आज पाकिस्तान एक मुकम्मल इंतशार और पोलराइजेशन का शिकार है। इमरान खान इस वक्त हुकूमत के अंदर इंतहाई अनपॉपुलर थे, लेकिन एज अपोजिशन लीडर बहुत पॉपुलर है और उनका बयानिया फ़ौज को भी परेशान कर रहा है और PDM की जमातों को जो हुकूमत के अंदर बैठी हैं उनको भी परेशान कर रहा है। हुकूमत में रहते हुए वो सेम पेज की सियासत कर रहे थे, हर चीज़ में सेम पेज था, उनका वज़ीर भी सेम पेज से आता था, उनकी पॉलिसी भी सेम पेज से आती थी। कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन वो भी सेम पेज से होता था। अमेरिका में ट्रंप के साथ क्या तय किए थे वो भी सेम पेज था, हर चीज़ में सेम पेज था। लेकिन 27 मार्च को जब उन्होंने ख़त लहराया और उसके बाद 9 अप्रैल को जब उनकी असम्बलियाँ तोड़ी गई तो या उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद से जैसे ही वो सेम पेज फटता है तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहना शुरू कर दिया और यहीं से उनके वो जो सियासी अरूज है, वो पॉपुलैरिटी जो है उसका आगाज़ होता है। लेकिन ये पॉपुलैरिटी कितनी देर आगे चलेगी ये इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को शायद अपनी गलती का कहीं जाके एहसास हो गया कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत थी, इस जोड़ तोड़ की सियासत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि वो होम ग्राउंड जहाँ पर स्ट्रेंथ थी फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की, किसी की हुकूमत जाती थी किसी की आती थी, फ़ौज के लिए जिंदाबादी का नारा था पूरे पंजाब के अंदर। वहाँ से अगर फ़ौज मुखालिफ कोई नारे लगे हैं या सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन चली हैं जहाँ पर सिटिंग आर्मी चीफ को टारगेट किया गया, तो इसमें यकीनन माजी से उनसे ऐसी कोई गलतियाँ हुई हैं जिसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। उसका वो एहसास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकालेंगे ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। आज जो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2-3 नुक्ते मुझे अच्छे लगे। एक ये था कि दहशतगर्दी के ऊपर बड़ी क्लैरिटी थी कि दहशतगर्दी के साथ सिवाय इसके कि हमने उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके मुकम्मल खात्मा करना है और कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये 75 साल में हमारी पॉलिसी रही नहीं है। अब ये कह रहे हैं तो मैं यकीन रखूँगा कि आइंदा इस पर अमल पैरा भी वैसे ही रहे। ये ना हो कि दोबारा TTP से मोहब्बत जाग जाए, दोबारा कोई जैश कोई जत्था यहाँ दोबारा पलना शुरू हो जाए, फिर मुझे इनका बयान जो है दोबारा परखना पड़ेगा कि सही बोला या नहीं बोला। दूसरा हिस्सा उनका होल्ड बैक किया उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट से, वो ऐसे बयान नहीं दिए जो माजी करीब में बेशतर DG-ISPR भी और आर्मी चीफ भी देते रहे वक्तन फ़वक्तन, जहाँ नज़र आता था कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ माइल नज़र आते हैं। अपने आप को होल्ड बैक किया उन्होंने उस चीज़ से, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन्स रन करती हैं, तीसरा हिस्सा उनका गुफ्तगू का उसके हवाले से था, उसमें एक तखसीस करनी ज़रूरी है फ़ौज को भी और हुकूमत वक्त को भी, PDM को भी। जो तो एक शख्सी आज़ादी है, एक
आम आदमी एक आज़ादी के साथ अपनी राय दे रहा है, वो मेरे ख़िलाफ़ दे रहा है, वो फ़ौज के ऊपर दे रहा है, वो आर्मी चीफ़ की कोई पॉलिसी या फ़ौज की पॉलिसी पसंद नहीं आती, तो उसके ऊपर डंडा नहीं बरसना चाहिए। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से या किसी और जत्थे की जानिब से, जहाँ 25-30 लोगों को मुलाजम रख कर 500-700 ऐसे फेक अकाउंट्स रन किए जाते हैं, जहाँ पर आप मर्ज़ी के ट्रेंड सेट करते हैं, उसमें आप किसी को भी निशाना बना सकते हैं। आप किसी के ऊपर जो मर्ज़ी तहज़ीर में मेज़ गुफ्तगू कर लें, उसकी फ़ोटोशॉप पिक्चर्स डाल लें या कुछ भी कह लें फ़ौज के चीफ़ के मतलब, DGI के मतलब, ये क्रिमिनल एक्ट है। ऑर्गेनाइज मीडिया सेल्स, एक शख्सी आज़ादी को कुचलने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइज मीडिया सेल्स के ज़रिए फेक प्रोपेगेंडा करना उसके ऊपर चेक होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट उनका कि क्या सियासी जमातों में उनका कोई फेवरेट है, क्या कह रहे हैं DGI इस पर, सुनिए। ये तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये किसी भी मुल्क में अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच, किसी एक ख़ास नज़रिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। ये इनका कि इस तरीके से एक इंतशार फैलेगा, बिल्कुल सही और सच्चा बयान है, लेकिन इसके ऊपर अमल पैरा होना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये जो बहुत सारे मैंने अभी सोशल मीडिया सेल्स का जिक्र किया जो ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा करते हैं, इसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार है। पिछले 4-5 सालों में ये उसका हिस्सादार थे, जहाँ पर ये सोशल मीडिया ट्रॉल्स को तरबियत दी जाती थी। ये जो यूट्यूबर्स जहादी हैं, 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं हमारे, इसके अंदर इनको ट्रेन करने में, सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने में, जर्नलिस्टों को, एंकर्स को निशाना बनाने में इन्होंने रोल अदा किया। तो तौबा भी करने की ज़रूरत है और आइंदा से इस्लाह भी करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के मफाद के अलावा कोई और एजेंडा सामने नहीं रहना चाहिए। और सियासी जमातों में कोई पसंदीदा है या नापसंदीदा है, उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का तो काम ही नहीं है कि कैंपेन्स रन करे और एजेंडा सेटिंग करे। दूसरा इशू कि क्या इन दरपेश जो चैलेंजेस हैं इसका हल क्या है, वो भी बताइएगा। दुश्वार चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आज़मा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए। जो अफवाज सियासत या कि एक मज़हब या एक ख़ास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके ख़िलाफ़ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलते हैं। पॉलिटिकल डायलॉग सोल्यूशन है जिसकी तरफ वो कह रहे हैं और हम सब भी रोज़ कहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग सोल्यूशन है, लेकिन सियासतदान इनिशिएटिव लेने की बजाय अभी भी फ़ौज की तरफ देख रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है हमारी पॉलिटिकल एलीट की, बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान की, कि बजाय ये कि खुद से इंगेज करें, कमेटियाँ बनाएं, बातचीत करें, प्रपोजल्स टेबल पर रखें, वो छुप के रात के अंधेरे में चाहते हैं कि कोई एक जनरल आए, उनको साथ बिठाए और गारंटी कर दे कि ये तरीकाकार है, इससे आगे बढ़ जाएं। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद सियासतदानों की है, जिसकी वजह से वो अभी भी GHQ की तरफ देख रहे हैं। इलेक्शंस के लिए क्या फ़ौज मुहैया की जा सकती है? इलेक्शन के बारे में जो अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। जो हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं, उसके मुबनी है, वो इनपुट जा चुका है। इक़्तिसादी बहरान के ऊपर भी एक सवाल हुआ। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान को, वो कर्ज़ों पर सूद की अदायगी है। जितना आप टैक्स इकट्ठा करते हैं वो आपके सूद की अदायगी में चला गया। बेड़ा गर्क पाकिस्तान की इकॉनमी का कर दिया, ऊपर 22% पे पॉलिसी रेट चला गया, तो आसानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तनकीद ये भी होती है कि आपका डिफेंस स्पेंडिंग बहुत बड़ी है। डिफेंस स्पेंडिंग हमारी बड़ी है क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, लेकिन असल इस वक्त बहरान जो है वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। 5000 अरब से ज़्यादा हमने इस साल इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। क्या कह रहे हैं DG साहब दफाई अखराजात के हवाले से? पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ऑपरेशनल और खुसूसन गैर ऑपरेशनल अखराजात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया कि मईशत की बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कमी लाई जाएगी। एक लास्ट स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहूँगा क्योंकि हमारा एक कमज़ोरी रही है इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, कि इनके पसंदीदा और गैर पसंदीदा वो जो
इंतहा पसंद है उसके अंदर ये तखसीस करते आए हैं 70-75 सालों में। कोई ऐसी स्टेज नहीं थी, जहाद अफगानिस्तान से ये शुरू हुए थे, उसके बाद भी हम यही करते रहे। कभी हम कश्मीर फतह करने चले जाते थे इन ग्रुपों से, कभी अफगानिस्तान में जहाद करते थे इन ग्रुपों से। फिर 9/11 हो गया तो उस वक्त भी हमने पसंद और नापसंद कर ली कि ये दहशत वाला है, ये नहीं दहशत गर्द वाला, ये मुल्क के अंदर करता है, ये पाकिस्तान से बाहर करता है। दहशत गर्द सारे ही दहशत गर्द हैं। तो TTP के ऊपर भी एक उन्होंने पोजीशन ली है, और माजी की गलती जो इमरान खान की हुकूमत में दोहराई गई थी कि अफगानिस्तान से दोबारा उनके लिए दरवाज़ा खोला गया, जेलों के दरवाजे खोले गए, प्रेसिडेंशियल पार्डन से जिनको सजाएं हुई थी उनको रिहा किया गया, तो उसके ऊपर TTP के ऊपर क्या कह रहे हैं? इसके साथ जो मुज़ाकरात थे वो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था, इसका वो बरमला इज़हार भी कर चुके हैं। फ़ौज पाकिस्तान और दहशत गर्दों का जो ताल्लुक है, और ये ताल्लुक अस्करी रहेगा, काइनेटिक ऑपरेशंस का रहेगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का रहेगा, दहशत गर्दों के आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक रहेगा, दायमी अमन के क़याम तक रहेगा, और वही ताल्लुक रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने मेहमानों की तरफ आऊँगा, लेकिन TTP को पाकिस्तान में लाना हो या प्रेसिडेंशियल पार्डन से उनके बंदे जेलों से छोड़ना हो, कोई वज़ीर आज़म, वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इनपुट के बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। इसलिए ज़िम्मेदारी जितनी इमरान खान की एज चीफ एग्जीक्यूटिव उनकी नाकामी हुई, उतनी जिम्मेदारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की भी है कि उन्होंने ये फैसला किया किन बुनियादों के ऊपर, क्या कोई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन या रिपरकशन इसकी जायज़ा भी ली या उसके बगैर ये फैसला लिया गया। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सेनेटर पलवशा खान हमारे साथ हैं, इसके अलावा आज़मा बुखारी लाहौर से हमारे साथ है PMLN से, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुश आमदीद कहूँगा। पलवशा आपसे आगाज़ करेंगे। DG ISPR की आज काफ़ी अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों में तो हर पॉलिसी स्टेटमेंट उधर से आया करती थी, लेकिन अभी कुछ वक्फा आया, कुछ तब्दीली लगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। तब्दीली ज़ाहिर है एक जो अंदाज़ बयान है और जो जिसे कहते हैं ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स, जो अल्फाज का चुनाव था और जो सिर्फ चंद बातों पर उनका फोकस था, उस लिहाज से लगी है। माजी में अब कुछ ऐसे DGs भी थे जो इसी तरह अच्छी गुफ्तगू भी करते थे, लेकिन कुछ ऐसे DGs भी थे जो शायद अपने मैंडेट से बाहर भी जाते रहे हैं। सियासी बयान से आज इन्होंने खुद को होल्ड बैक किया, जो मुझे बेहतर लगा कि इनकी वो डोमेन नहीं है, उसमें नहीं खेलना चाहिए। देखिए वो तो होल्ड बैक कर रहे हैं पिछले कई माह से, लेकिन एक तरफ से उनको दोबारा सियासत में खींचने की जो कोशिश हो रही है, चाहे अच्छाई के लिए, एक तो एक पेज का आपको याद होगा जो एक पेज की कहानी थी, वो कई अरसा जारी रही। फिर उसी में एक दूसरा उसका जो चैप्टर ऐड हुआ वो ये था कि ये जो है मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, वो आज तक जारी है। यानी किसी ना किसी तरह अपने सियासी मामलात में आप फ़ौज को घसीटते रहें, चाहे अच्छे के लिए, चाहे वक्त ऐसा आए कि आपको उनकी ज़रूरत ना हो तो बुरे के लिए। तो लिहाजा ये एक तरफ से रिस्ट्रेंट है, एक तरफ से वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो हालात और वाक़यात पैदा किए जा रहे हैं उस पर गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि ये रिस्ट्रेंट जो है ये कितने अरसे कायम रहे, कायम रहना चाहिए। किस तरीके से। अज़मा बीबी से पूछते हैं। अज़मा बीबी, आप लोग हुकूमत में हैं, आप बताइएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आप यकीन दहानी से ये बात कौम को बता सकती हैं कि फ़ौज वाक़तन सियासत से किनारा कश हो चुकी है और दोबारा सियासी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेगी? आपकी हुकूमत में ही बाप पार्टी बलूचिस्तान में कैसे मार्ज़ वजूद में आई थी, सेनेट इलेक्शंस कैसे हुए थे, या इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे मिला था, ये सारी बड़ी रिसेंट मिसालें, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होते हुए और एक ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होते हुए मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करना चाहूँगी, और मेरी ख्वाहिश भी यही होगी कि अल्लाह अल्लाह करके अगर फ़ौज ने कुछ सीखा है अपने माजी से, और वो अगर सियासत से लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं और कर चुके हैं, अल्लाह करे वो कायम रहे। और मुझे ज़हीन आदमी लगे DG साहब, उन्होंने कोई गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उनके अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के वो कर रहे थे, बहुत टाइम ले रहे थे बात करने में, ताकि कोई एक भी ऐसा जुमला, एक भी ऐसा लफ्ज़ जो है वो किसी को प्ले करने के लिए ना मिल जाए। कुछ चीज़ों पे बहुत क्लैरिटी लगी मुझे, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं जिस पे क्लैरिटी होना उनका फ़र्ज़ है, सो वो अच्छा लगा मुझे। लेकिन जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था जिसमें जो उनकी पहली वाली इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके क़ियादत है, उसके जो किए हुए कारनामे हैं, उसके ऊपर जो सवाल किया गया कि उसके ऊपर क्या जो है वो कोई कदम उठाया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा। अब बकौल इमरान खान के देखिए ना, वो सेम पेज जो जैसे पलवशा ने कहा,
वो सेम पेज की कारस्तानियाँ जो है वो इमरान खान साहब जो है बाजवा साहब पर डालते हैं। बाजवा साहब जो हैं वो जो है वो कहते हैं कि जो ये इमरान ने किया, फैज़ हमीद साहब कहते हैं मैंने अदालतों से कराया। तो ये जो तमाम मामलात हैं, मेरा ख्याल ये है कि अगर वाकई हमें इस पर कायम रखना है, फ़ौज के इस इदारे को कायम रहना है कि उस सियासत में हिस्सा ना ले, तो किसी ना किसी को निशान इबरत बनाए बगैर इससे मैं नहीं समझती कि आगे बढ़ना जो है वो इतना फिजिबल होगा या होना चाहिए। और इससे कोई जो है जब तक निशान इबरत ना बना तब तक ये जो एक मतलब वेरी सैडली जो एक शौक होता है अभी तक तो रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाकिस्तान को रूल करने का, वो ख़त्म हो पाएगा। अच्छा, मैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपकी तरफ यही सवाल लेकर आता हूँ, क्योंकि डीजी ISPR ने बड़ा इंटेलिजेंटली इन सवालों को दाएं बाएं से करके निकल गए, बड़ी होशियारी के साथ वो निकले हैं। उन्होंने बिल्कुल इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की कि जनरल बाजवा को या जनरल फैज़ को वो उनको ट्रायल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो जनरल गुलाम मुस्तफा, आप कुछ रोज़ पहले बड़ा सरप्राइज शो कर रहे थे कि कश्मीर के ऊपर वो जो खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एक डेवलपमेंट, 2 डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर पलवशा मेरे साथ बैठी हैं। मैंने और पलवशा ने 6 अगस्त 2019 को प्रोग्राम किया था। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 लगा था और मैं पूरा प्रोग्राम कहता रहा कि इन्हें पता था आज से कई रोज़ पहले कि आर्टिकल 370 35 ख़त्म होने वाला है। इमरान को भी पता था और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी पता था। ये चुप करके तो कौम को ये बात इन्होंने आगाह नहीं की, ना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया। ये अमेरिका में आके तो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मना रहे थे। इसी तरीके से बैक चैनल जो मार्च 2021 में हमारे सामने खुल के आया, जिसमें इब्तदा तो जनरल असफंदियार पटौदी ने की थी, ये लंदन में जाके मुलाकातें करते रहे। वहाँ IISS के जो इदारा है उनका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसके नीचे भी सेमिनार हुए, इंटरेक्शन हुआ। फिर दुबई के अंदर जनरल फैज़ और अजीत दोवल मिलते रहे, सब के ऊपर खामोशी इन्होंने रखी। तो ये सब चीज़ें सब लोगों को पता थी, खामोशी इख्तियार करके रखी। क्या इसका आप जायज़ा लेना चाहिए या नहीं जायज़ा लेना चाहिए? देखिए, जायज़ा हमें बहसीत मजमूई लेना चाहिए, क्योंकि जिन तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो किसी एक फर्द के ऊपर या किसी एक इदारे का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप बात कर रहे हैं 5 अगस्त की। मैं डॉक्टर मईद के साथ एक प्रोग्राम में था, मैं ख्याल ये उससे शायद महीना 1.5 महीना पहले की बात है, जब ये खबरें गर्म हुई कि भारतीय फौजें मूव करना शुरू हो जाएंगी। इसमें जनरली लोगों का ख्याल था कि वो नहीं आएंगे वो, लेकिन उस वक्त से हम जैसे लोग जिन्होंने ये दुनिया थोड़ी सी आम लोगों से ज़्यादा देखी हुई है उम्र के लिहाज से, तो हमें अंदाज़ा था कि वो किधर जा रहे हैं वो। और वो बहसीत मजमूई कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, उसमें अगर आप जायज़ा लें, जब से पाकिस्तान बाद जब वजूद में आया और आज तक जब हम बात बैठे हुए हैं, कोई तसलसल नहीं रहा हमारे यहाँ कोई एक कंसिडर्ड। आपने जब मोईद से उस वक्त ये बात की तो मोईद यूसुफ का रिस्पांस क्या था? उनका ख्याल ये था कि वो नहीं आएंगे वो, और जब चंद दिनों के बाद जब वो मूव कर गए तो फिर वही डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आप वाहिद आदमी से जो कह रहे थे मूव कर जाएंगे और इससे भी थोड़ा पीछे जाइए। सर, ये जब अमेरिका में ट्रंप के साथ मुलाकात करके वापस आए थे तो वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जो बिहाइंड द सीन साइडलाइंस के ऊपर इंटरेक्शन चल रहे थे, जब ये वापस आए तो ये सारे लोग उस वक्त मुकम्मल तौर पर आगाह थे इन चीज़ों से। सिर्फ नहीं आगाह थे तो पाकिस्तानी कौम आगाह नहीं थी, सिविलियन साइड भी आगाह थी और मिलिट्री साइड भी आगाह थी। जी, ये हम जैसे लोगों को तो थोड़ा अंदाजा था कि ये कश्मीर में जो भी मूवमेंट अभी हो रही है, ये अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। भारत इतना बड़ा स्टेप उठाए, और जब भारत इतना बड़ा स्टेप उठाएगा, अमेरिका उसके पीछे होगा, तो ये फिर लामोहला, इसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं रह जाती को पाकिस्तान पर भी दबाव डालेंगे और अपना जो भी असर रसूख इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के साथ भी। तो वो हमारे सामने ज़ाहिर होकर आ गया। कहने का मेरा मकसद ये है कि गलतियां नहीं, ब्लंडर्स किए हैं हमने। ब्लंडर सबसे बड़ा ये हुए कि हमने कोई अपनी जो पॉलिसी का तसलसल नहीं रहा। हमने कभी एक मकसद के लिए आगे बढ़े, कभी दूसरे मकसद के लिए आगे बढ़े, एक कदम उठाया 2 कदम पीछे हट के रह गए। इसमें मिलिट्री रूलर्स भी शामिल है और इसमें जो हमारे सियासी लीडरशिप है, जो जमहूरी हुकूमत है, वो भी शामिल है इसमें। इशू क्या है इस वक्त? इशू ये है कि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है उनका बहसीत मजमूई हम सबको जायजा लेने की जरूरत है। और इसका जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें आपको जो भी कसूरवार नजर आए वो खुल के सामने आना चाहिए। इसमें जो भी, जिसने भी, जहां भी हमसे ब्लंडर्स हुए हैं, जब तक हम माजी से अपने आप को, माजी की गलतियों को हम नहीं अपनाएंगे कि हमने ये गलतियां की हैं, वो पहला कदम है अपनी इस्लाह के लिए।
अगर आप वो पहला कदम उठा लें वैसे तो जनरल साहब इस पे तो पाकिस्तानी रवैया होता है इंतहा पसंदी वाला कि उसने कश्मीर भेज दिया, सौदा कर दिया। मेरा ख्याल है कि कोई पाकिस्तान का माई का लाल ऐसा है ही नहीं है जो कश्मीर का सौदा कर देगा, कश्मीर भेज आएगा और यहाँ आके जिंदा रह जाएगा। उसकी नस्लों को भी लोग नहीं छोड़ेंगे अगर कोई ऐसी हरकत, कोई कंप्रोमाइज़ करने की सोचेगा या करेगा भी। लेकिन एक होता है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, ये वाला माइंड सेट हमारे बाद सियासी लीडरों में भी आ जाता है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद था। ये मुख्तलिफ वक्तों में जनरल मुशर्रफ ने जब तारिक अजीज़ को भेज के इंटरेक्शन शुरू किया था तो उनका भी यही माइंड सेट था। नवाज शरीफ बस प्रोसेस कर रहे थे तो उसको उन्होंने उड़ा दिया रख के कि ये तो बस प्रोसेस कर रहा है, मोहतरमा के होते हुए राजीव आ गया तो बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन वो काम मुशर्रफ करे तो ठीक था। जनरल बाजवा ने भी यही काम किया। जनरल बाजवा ने बैक चैनल खोल के कोई अनहोनी नहीं थी की, वो भी मतलब उनका एक उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का नोन था। वो कहते थे कि मिलिटरीली इंडिया से कश्मीर हम नहीं छीन सकते और इंडिया पाकिस्तान से पाकिस्तान वाला कश्मीर नहीं छीन सकता, इसका हल डायलॉग से होना है। तो डायलॉग के लिए फिर एक लंबी सोच समझ चाहिए। आप रोज़ पॉलिसी बदलें, रोज़ नई सोच के साथ आ जाएं, कभी कहीं यूएन रेजोल्यूशन कभी उसको साइड पे रख दें, तो फिर तो आप बेड़ा गर्क अपने कॉज का खुद ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि हमने तो अपने जो मेन मकसद था उससे दाएं हट के कभी बाएं हट के, ये भी खैर भारत में शायद पहले भी कह चुका हूँ कि जब जनरल मुशर्रफ आगरा से वापस आए तो बड़े डिसअपॉइंटेड थे। उस वक्त भी हम जैसे लोगों ने ये जरूरत की थी, उनसे बात की, हमने कहा शुक्र करें सर को आप माहिदा लेकर नहीं आ गए, वरना हमने आप लोगों को खुद चीट पाट देना था आपको, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आप 2 दिन बैठेंगे तो बात हो जाएगी। उसके बाद ही खुर्शीद कुसुरी साहब ये बात करते रहे कि जी माहिदा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ये चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक पूरी पाकिस्तानी कौम उस माहिदे के साथ खड़ी नहीं होगी। कोई माहिदा खड़ा रह नहीं सकता। आप आज कर लें, सियासी जमातें कर लें, चुप करके कर लें, जब तक पाकिस्तान की कौम साथ नहीं होगी नहीं हो सकता। जब मैं पाकिस्तानी कौम की बात करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो हमारी इज्तिमाई दानिश का मजहर होनी चाहिए, उसको आप आज़ाद करें, मामलात वहां पे डिस्कस हो, वहां पे फैसले हों और वो फैसले पूरी कौम भी ओन करेगी और उन फैसलों के ऊपर फिर एक पूरे फोकस के साथ आप उस पर काम कर सकेंगे। बाजी करीब में आप देखिए जब यमन एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे पल फिर हमारे साथ रहिएगा। में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 2 ऑडियो सामने आई हैं, एक ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया हैं राफे तारिक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा हैं उसके अंदर, और उसके अंदर गुफ्तगू हो रही है कि माशाल्लाह भी नहीं लगाते और क्या करना है, इस तरह की बहुत सारी उसके अंदर बातें। लेकिन ख़ुद ख्वाजा तारिक रहीम की आज साकिब निसार साहब से गुफ्तगू लीक हुई है, मैं वो आपको सुनवाता हूँ, दिखाएगा जी। अगर ख्वाजा साहब एक चीज़ मैं अर्ज करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना, 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना जो भी वकील तला कर रहे हैं जरा देख लेना है कि भी अगर चलो बार तुम पढ़ोगे तो मैं वो भी देखनी चाहिए जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਦੇਖ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, अगर कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाले ने सवाल कर लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है, वो भी हो रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। कल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दी ਐਮਏ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक जी। इन ऑडियो लीक्स के 2 पहलू हैं और सबसे बड़ा तो ये काबिल मजम्मत है कि किसी शख्सी आज़ादी के अंदर आप इस तरीके से घुस के उसकी प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको लीक कर रहे हैं। ये जालिमाना काम है। इसको PDM वालों ने अगर आंखें ना खोली तो कल को इनकी भी सारे पूरे ख़ानदान की ऑडियो वीडियोस मंजर आम पर होंगी। ये अफसोसनाक पहलू काबिल मजम्मत है। दूसरा पहलू यह है कि जो बहुत बड़े केस है
जो सियासत का रुख बना रहे हैं उसके अंदर कौन से प्लेयर्स हैं, वो एटलीस्ट हम मीडिया वालों को इससे सुन के पता चल जाता है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं, बड़े आदमी हैं ख्वाजा साहब। आपकी वालेकुम अस्सलाम, साकिब निसार साहब से गुफ्तगू, और आप मोस्ट प्रोबेबली उस केस का, आप साकिब निसार साहब आपको यूसुफ रजा गिलानी के कंटेम्प्ट केस वाला 2010 का वो सुओ मोटो नोटिस था जिसमें 2012 में उनकी नाअहली हो गई थी, उसका हवाला दे रहे हैं, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ की नाअहली की मनसूबाबंदी बनाई जा रही है। नदीम, मैं बताऊं आपको, ये इसको खाल दिया जा रंग दिया जा रहा है। पहले तो एक दो चीजें ये देख लो कि ये जो 3 मेंबर बेंच के सामने केस है, ना मैं इससे वकील हूँ तो ना ही मैं इससे पार्टी हूँ, और इस मेरी और साकिब की जो गुफ्तगू है वो उसके बीच में ही है कि ये हम इसके पस मंजर में बात कर रहा था मैं कि ये जो अलियास जो सच प्राइम मिनिस्टर का रात कश्मीर का, वो उस दिन शायद हुआ था डिस्क्वालीफाई। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि हमारे आर्टिकल 204 है और कॉन्स्टिट्यूशन का और सेक्शन 3 है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, इसके जो वेरियस केसेस हैं उसके मुतालिक मैं इनसे बात कर रहा था और ये कह रहा था कि ये जो लॉ है इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। उसमें ये भी बात आई कि अगर ये बेंच नंबर 3 में उनका ऑर्डर नहीं माना जाता कि जो कि आइन और कानून के मुताबिक ऑर्डर है, तो उसका क्या असर होगा। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि आप ये पेज पढ़ लें, आप ये पेज पढ़ लें। ना मैंने कोई दरखास्त दी, ना ही मैं पार्टी बना, ना ही मैं किसी की वकालत कर रहा हूँ। ये दो दोस्तों के दरमियान या दो लॉयर के दरमियान एक बातचीत है। कल मैं आपके साथ बैठूंगा तो सियासत में बात करूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी के साथ साजिश कर रहा हूँ। सर एक आपसे मैं सवाल पूछने की जसारत कर लूँ, क्योंकि आप आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं और आप भी कर सकते हैं, सवाल जवाब ऑन एयर भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन आपकी गुफ्तगू से बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि आप कह रहे हैं वो कंटेम्प्ट वाली दरखास्त भी फाइल होने वाली है, वो बस 3 रुकनी बेंच का फैसला आधे घंटे में आने वाला है, तो दूसरी भी कर रहे हैं या कर दी है। आप बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा एक लीगल माइंड है। मैं देख रहा हूँ कि अगर एक खिलाफ वर्जी हो रही है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की और वो फॉल करती है आर्टिकल 204 में या सेक्शन 3 में ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, तो मैं नेचुरली ये कहूंगा कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आ सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फाइल कर रहा हूं, मैं अगर फाइल करनी हो तो मैं कर देता, पर मैं इस चीज में आना नहीं चाहता क्योंकि कल ये कहेंगे जी कि ये इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। जब मैं उस वक्त आया हूँ केस में जब 8 मेंबर बेंच बना है, जब मैंने देखा है कि पार्लियामेंट ने एक पावर इस्तेमाल की है जो वो नहीं कर सकती, तो मैं उसमें आके वकील बन के आया हूँ और मैं खुल के आता हूँ, मैं छुप के नहीं आता। और मैं यही कहना चाहता हूँ इसको अपने लॉ मिनिस्टर को कि भाई तुम्हें ये बताओ, एक तो आप ये जो ऑडियो करते हो, टेप करते हो, ये खिलाफ कानून है। एक हुकूमत बेनजीर की, और मेरे वाला केस ही है वो, उसका नाम है अहमद तारिक रहीम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नदीम, उस केस में मेन ग्राउंड जिसपे वो हुकूमत डिसॉल्व हुई और अब होल्ड हुई डिसोल्यूशन, वो ये थी कि बेनजीर फोन टेप कर रही थी। तो फोन टेप करना इटसेल्फ इज प्रिवेसी, डिग्निटी, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मैंने इनको ये कहना चाहता हूँ आपके थ्रू कि वजीर कानून साहब, वजीर इंटीरियर साहब, अगर आप समझते हैं कि मैं कोई साजिश कर रहा हूँ या मैं मैंने किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और आपने थ्रेट किया है कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो आप जाइए कोर्ट में, हिम्मत है तो जाइए, मैं आपको कानून का जवाब कानून के साथ दूँ। एक सिर्फ बता दें, क्या आपको लगता है कि ये जो डिफाइंस है शहबाज शरीफ की, ये डिफाइंस भी वैसी है जैसे यूसुफ रजा गिलानी की, इसलिए कंटेम्प्ट शहबाज शरीफ पे लग सकती है? लास्ट क्वेश्चन। देखो नदीम, एक चीज और इसमें बड़ी चेंज हुई है यूसुफ रजा गिलानी की केस के बाद। ये एक केस आया था 2016 में उसका, जिसमें ये फैसला किया गया था, मुस्तफा इम्पैक्ट का केस है वो, कि गवर्नमेंट का मतलब होगा कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर। और मैंने जब केस किया था मुशर्रफ का, मैंने उसमें यही ग्राउंड ली थी कि नवाज शरीफ ने जो स्पेशल कोर्ट बनाया था वो उसने खुद बनाया था, उसने कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली थी। और उस लॉ में ये लिखा हुआ था कि जब जहां गवर्नमेंट आएगा वहां उसका मतलब होगा कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
सही। तो अगर आज आप ये डिफेंस आए कि ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था टू सेंड द मैटर टू द नेशनल असेंबली एंड नॉट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो या उसके फिर मुस्तफा इम्प्रेस करके तहत तो फिर तो शायद शहबाज और कैबिनेट सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फिर इसके साथ इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों को नोटिस जाएंगे। उनको भी नोटिस चले जाएंगे। जो भी कैबिनेट में उस दिन बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता कैबिनेट इतनी बड़ी है, वो बड़े 80 है कि 70 है कि 75 है कि कितने बंदों ने उस दिन कैबिनेट में अटेंड किया। तो ख्वाजा साहब एक ही दफा काफी सफाई हो जाएगी, तो फिर तो लगा ही दे सुप्रीम कोर्ट, तो अच्छा है। ये मजीद साहब जिस दिन मैं इंशाल्लाह आऊंगा आपके साथ एक लंबी बात करूंगा। सही, सियासत में भी बात होगी और कानून पे भी बात होगी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अज़मा आप इसका जवाब देना पसंद करेंगी? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि ख्वाजा साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, मेरे वालिद साहब के साथ इनका बहुत ताल्लुक़ था। मैं उसको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी ये कहूँगी कि सच नहीं बोला जा रहा। और ये या तो साकिब निसार साहब एक आम से जज थे ना, बिल्कुल एक जो है वो बेचारे घर बैठे, वो आराम से शराफत से रिटायर होकर घर चले गए, उनका किसी कॉन्स्पिरेसी में कभी कोई रोल नहीं रहा। और उसके बाद अभी आपको वो ऑडियो भी याद होगी जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे साकिब निसार के साथ, और एक अजीब सा लफ्ज़ उन्होंने बोला, वो मैं खातून होते हुए मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती, और उस वक़्त भी इसमें पेश थे। तो ये एक्चुअली एलीट का एक ग्रुप है जिनके अंदर इमरान खान की जो मोहब्बत है वो कूट कूट के भरी हुई है। वही हमने इनकी बेगमात में भी देखा। अब जो राफिया तारिक साहिबा हैं, अब ये भी कह दीजिए कि ये भी हमारी प्रोफेशनल गुफ्तगू थी जो राफिया तारिक साहिबा के बीच में और नून साहिबा के बीच में हो रही थी, जिसमें वो सियासी मुखालिफिन को ट्रेटर भी कह रही हैं, जिसमें वो सियासी मुखालिफिन को अंधा होने की बद्दुआएं भी दे रही हैं, जिसके अंदर वो माशाअल्लाह लगने की दुआएं भी दे रही हैं। ये बात इतनी सिंपल है नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक कानून की बात है, तो मेरी गुजारिश इनसे ये है कि कैबिनेट ने या शहबाज शरीफ साहब ने कोई तौहीन अदालत की ही नहीं। पहले तो ये बताइए ना कि जो 4-3 का फैसला है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। 4 जज अपनी बात पे कायम है कि ये फैसला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन चीफ साहब अगर एक हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और अगर वो मैं ना मानूं वाली सिचुएशन में है और ये सारे तार जोड़े ना, पनामा से शुरू करें, पनामा से ये सारे तार जोड़े, ये सारे किरदार मिलाएं, आपको फोटो बड़ी क्लियर नजर आती है। और अब जो है वो उस वक्त नवाज शरीफ जो है उसको हटाना था, अब इमरान खान की मोहब्बत में शहबाज शरीफ को हटाना है, तो इतना आसान होगा नहीं इनके लिए। ये तमाम चेहरे जो है ना, ये पाकिस्तान की कौम ने देख लिए हैं। और साकिब टकराव होगा फिर अज़मा की बात कर रहे हैं, अगर मामला सीधे सीधे ना हुआ तो कल आपकी शाम में मुलाकात है PDM की अज़मा, और 27 को कोर्ट लगी हुई है, तो अगर सीधा रास्ता नहीं निकलता तो फिर टकराव का रास्ता, क्योस अनारकी का रास्ता है। नहीं, कोई क्योस नहीं है मलिक साहब, काहे का क्योस? एक फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हम नहीं कह रहे, जज कह रहे एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो खामखा उनको अदालत से जाने का शौक है तो होता रहे। आखिरी लाइन जो मैं इंपॉर्टेंट कहना चाह रही थी, साकिब निसार का फैसला PKLI के हवाले से हो, उनका जो है वो ये यूसुफ रजा गिलानी वाला फैसला हो, उनकी वो पनामा की वो, ये तमाम फैसले पाकिस्तान की अदालतों में कहीं कोर्ट नहीं किए जा सकते एज प्रेसिडेंट। इनको जो वकला फ्रेटर्निटी है, मैं भी वकील हूँ, वकला फ्रेटर्निटी में इन तमाम फैसलों को जो है वो बहुत बुरा जाता है। आपने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पे वज़ीर आज़म निकाला हुआ, क्या बात करते हैं साकिब निसार साहब? कौन सा कानून और कौन से फैसले? इनके वो फैसले जिसके अंदर ये चीफ भी थे, ये वज़ीर आज़म भी थे, ये उस वक्त जज भी थे, ये सब कुछ थे। पाकिस्तान की तमाम जो इख्तियारात हैं वो ये मसूफ इस्तेमाल कर रहे थे, और ये लगता है कि उनके फैसले जो है वो कभी आने वाली तारीख में भी कोई वकील एज ए प्रेसिडेंट कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, नेवर। पलशा को गुफ्तगू में शामिल। पलशा, बहुत से लोग अभी भी सवाल करते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्योंकि पंजाब में जब 63A का फैसला आया, फिर जिस रात परवेज़ लाई साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए था तो एक बंदा चाहिए था, तो आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर कभी नहीं हुई कि एक बंदा ना उनसे मैनेज हो। वो 15-20 बंदे भी चले गए, वहाँ वोट डाला है जाके, उनसे एक बंदा नहीं रोका गया। तो ये अभी भी सवाल होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, कोई रोल प्ले कर रही है, या इनफेक्टिव हो गई है, कमज़ोर हो गई है, क्या सूरत हाल है, आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि अब ये तो हालात और वाक़यात पे, जैसे मैंने आपसे कहा, अच्छे का गुमान करना चाहिए, लेकिन हालात और वाक़यात पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी तक जो उनकी अपनी नज़र आ रही है रविश, वो तो वही है जो हम समझ रहे हैं, वो अपने आप को इस घड़मत से दूर रखना चाहते हैं जो सियासत में मच रहे हैं। लेकिन आगे कल को क्या हालात और वाक़यात हों,
वो चूंकि मुल्क की इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें या हम 4-5 लोग जो बैठे हैं एक दूसरे से पूछें तो किसी को इस बात का इल्म नहीं, कोई अब तज्जिया देने के भी लायक नहीं कि कल क्या होगा। और इसमें जो एक मेजर प्लेयर है जो कि इस मामलात को इधर से भी आगे जो है वो ख़राब करने के लिए बिल्कुल तुला बैठा है, उसकी भी जो रिजॉल्व है उसमें कोई किसी किस्म की उसमें कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये चूँकि बात हो रही थी बहुत सी सुओ मोटोज़ की, क्या नदीम मलिक साहब एक सुओ मोटो इस पे भी नहीं होना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा एक पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कश्मीर की हैयत तब्दील हुई और अब जो बातें सामने आ रही हैं कि वो जो है सारा कुछ जैसे आपने उस आप मेरे साथ थे उस प्रोग्राम में, हम उस प्रोग्राम में थे, अगर इसमें और 6 अगस्त 2019 से एक ही रोज बाद हम कर रहे थे, ये नहीं कुछ साल बाद कर रहे थे, वेरी नेक्स्ट डे कर रहे थे। आप ये देखिए कि अगर इसमें कोई हकीकत है इन मामलात में तो इस पे क्या कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? आपकी पार्लियामेंट को करनी चाहिए, पार्लियामेंट बुलाए इसके ऊपर, बिल्कुल इन कैमरा ना करें, ब्रीफ ले उन लोगों से बुला के रिकॉर्ड पे लाइन कि क्या ये इतना छोटा सा गुनाह है जिसको हम ब्लंडर कहकर जो है कालीन के नीचे करके आगे चल पड़े? क्या ये 70 साल तारीख जो हमने जो इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारा स्टैंस है, जो कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है उन तमाम कोशिशों के लिए? क्या ये जो है अगर चंद लोगों की मर्जी से हुआ, चंद लोगों की अगर इंफॉर्मेशन भी थी और उन्हें एक्ट नहीं किया या वो नहीं दी, तो क्या इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे सिर्फ ये पूछती हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये अगर पार्लियामेंट पलूशा किस काम के लिए बुलाएं उनको, ब्रीफिंग लें। दूसरा सवाल, अगर ये आप फॉर्मर एस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा लोग हैं उनको भी बुला सकते हैं। जरदारी साहब के दौर में हुआ होता तो अभी तक आर्टिकल 6 की पहली फांसी लग गई होती, गद्दार डिक्लेयर कर दिया होता, सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया होता, टांग दिया होता, नवाज होता, बेनजीर होती, नवाज शरीफ होता या जरदारी साहब होते, सबके ऊपर। मैं तो हैरान हूँ कि इस पे इतनी खामोशी के बस ठीक था, वो आ गया, उसने आके कहा है, उसने आकर इमरान खान साहब ने पहली बात जो की अपनी उधर एयरपोर्ट पे, जब मुझे याद है कि उस सारी काबीना खड़ी थी फूलों के हार लेके उनको गले में डालने के लिए, उनका मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। क्या किसी ने नहीं पूछा कौन सा वर्ल्ड कप आप जीत के आए हैं, क्या आप हासिल करके आए हैं? आपने तो पाकिस्तानी कौम के 70 सालों को जो है वो आपने नाली में बहाए, आप जो उनकी सारी जिद्दोजहद थी, एक स्टेटमेंट आप पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? आपको पार्लियामेंट में चंद गुनाह जो है वो हजम कर जाओ और छोटे छोटे गुनाह जो है उनको लेकर आप लोगों शहबाज शरीफ को हिम्मत दिलाएं, दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा दो। शहबाज शरीफ को हिम्मत दिलाएं कि नाहल होने से पहले पार्लियामेंट के एक सेशन इस पे कर ले। वो उज़मा को मैं कहती हूँ अज़मा तो हिम्मत कर लेगी, शहबाज साहब जो है बैठ जाएंगे। सर जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, किसी स्टेज पे भी फॉर्मर आर्मी चीफ ने खुद को अपने सियासत से अपने आप को दूर नहीं रखा। नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रही थी तो उसके अंदर आपको हिस्सेदार नजर आते हैं। परवेज लाई को बताना है कि आप पंजाब में PTI के साथ चले जाओ, उसमें हिस्सेदार नजर आते हैं। इमरान खान से खुफिया मीटिंग की उन्होंने प्रेसिडेंसी में, या आरिफ अलवी साहब से पिंडी आर्मी और उसमें, तो उसके अंदर वो नजर आते हैं। उन्हीं मीटिंग के अंदर 8 माह की एक्सटेंशन डिस्कस हो रही है, उसी के अंदर असम्बलियों की रेजोल्यूशन डिस्कस हो रही है। तो ये तो फिर आर्मी का रोल नहीं था ना, आर्मी चीफ का रोल था जो जनरल बाजवा ने किया, या उस वक्त के DGI ने किया। जी देखिए, वो तो भी यही वजह है कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर जितनी नुक्ताचीनी हो रही है शायद ही किसी आर्मी चीफ पे इतनी हुई हो, और शायद कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है जो इस चीज को बेहतर समझता हो कि ये जो किया या नहीं किया, दोनों सूरतों में, चाहे वो कश्मीर का मसला था या फौज के अंदर कोई इंटरनल डिसिप्लिन होता है कि कोई शख्स जो है इस तरीके से अपने जो आर्मी डिसिप्लिन की, एक तो आर्मी चीफ है ना वो वाला जिसने मार्शल लगा दिया, जनरल मुशर्रफ है, वो तो इक़्तिदार पे काबिज हो गया, उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं करते। लेकिन जो बाकी जनरल्स हैं जिन्होंने मार्शल नहीं लगाया, अगर वो सियासत में इस तरह मुलव्वस हो तो आपका इंटरनल डिसिप्लिन डिमांड करता है कि उसके ऊपर कुछ देखना नहीं चाहिए। मैं फौज के हाईएस्ट रैंक से रिटायर हुआ हूँ, मेरी जरूरत नहीं थी कि मैं कुछ अपने तय कहीं तो फिर बगैर चीफ के पूछे हुए कहीं कोई बात कर सकूं, कह सकूं किसी से, क्योंकि इसके बगैर तो सर अगर ये सूरत हाल है, अगर इतनी सख्ती है, अगर सर इतनी सख्ती फौज में है, तो फिर क्या हमें मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि आर्मी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है तो ये लोग जो उस वक्त सियासत में जोड़ तोड़ में खुल्लम खुल्ला मुलव्वस थे, इसके ऊपर आपकी ड्यूटी है मौजूदा आर्मी चीफ की कि तहकीकात करिए और दूध का दूध और पानी का पानी करके कौम को बताइए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इसमें बहुत सारे जो मामलात हैं सबको आपको बैठ के, ये नहीं सिर्फ एक किरदार पे आप बात करें, इसमें बहुत सारे किरदार हैं, सियासी भी हैं, गैर सियासी भी हैं, फौजी भी हैं, गैर फौजी भी हैं। इन सब पे आपको मिलकर बैठ के बात करनी पड़ेगी। और बेहतरीन जगह जो बात करने वाली है
ठीक है, फौज को अपने डिसिप्लिन के तहत जो भी कार्रवाई करनी चाहिए उसके बीच में। क्योंकि ये अगर आप देखिए ना, मसला ये है कि जब चीफ आर्मी स्टाफ को खुद बुला के, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे बेनजीर साहब हों, जरदारी साहब हों या इमरान साहब हों, जब बुला के खुद करेंगे तो फिर उसके बाद तो आर्मी चीफ तो खुद सियासत में एक हिस्सेदार बन ही जाते हैं उसके बीच में। आर्मी चीफ के नीचे अगर कोई ऐसी बात हो तो वो तो फौज के अंदर से उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए। लेकिन जब आर्मी चीफ की आप बात करते हैं तो फिर देखिए कि तारीख है हमारी इसमें, और तमाम जो हमारी सियासी लीडरशिप है किसी तरीके से उन्होंने खुद आर्मी चीफ को एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 जगह इन्वॉल्व किया हुआ है। तो आप ये बताइए कि आप जब ये सर सारी जगहों में, मैं एक चीज़ आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ, हम बहुत ज़्यादा मीडिया वाले बात चीज़ों पे बाखबर होते हैं, लेकिन एक होता है हमारा जर्नलिस्टिक एथिक्स, उस वजह से सारों को बोल नहीं सकते। इमरान खान के मुतल्लिक ये बड़ा मशहूर था कि वो जनरल बाजवा को मीटिंग के अंदर कहा करते थे कि आप हमारे पार्टनर हैं, तो जनरल बाजवा आगे से कहते थे कि नहीं, आप मेरे बॉस हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मैं आपका पार्टनर नहीं हूं, मैं आर्मी चीफ हूं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के अंदर। तो ये वाला रवैया तो हमारे सारे सियासतदानों का, सर ये सिक्योरिटी की ब्रीफिंग होती है तो सबसे ज्यादा जी हजूरी शहबाज शरीफ साहब कर रहे होते हैं, तो वो ये इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर करते थे। हमें देखिए बेसिकली तो जब भाई साहब ने कहा कि नहीं आप मेरे बॉस हैं, तो जो बॉस हैं जिनको कौम ने इलेक्ट करके भेजा है तो फिर बॉस बने, अपने पाँव पे खड़े हों। बनते नहीं है होगी मसाइल बनेंगे सर, बनते नहीं है, बनते नहीं है सर। प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि मेरी कुर्सी तब तक पकी है जब तक आर्मी चीफ का हाथ मेरे सर के ऊपर है। जिस दिन ये दस्ते शफकत उठ गया मेरी कुर्सी हिल गई, इसी वजह से वो यस सर करते हैं, फौज से ज्यादा हमारे सिविलियन कर रहे होते हैं यस सर। तो फिर ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप ये सूरत हाल है तो फिर भाई साहब को जब आप ट्राई करना शुरू करेंगे तो फिर सारी चीजें और भी बहुत से पीछे निकलेंगी। बात साइड करना चाहिए, खुल जाए एक दफा, इस कौम की जान छूट जाएगी, एक दफा खुल जाए सारा कुछ। अजमा से पूछें क्लोजिंग रिमार्क्स, अजमा क्या तहकीकात होनी चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हो? देखिए मलिक साहब, वो इमरान खान ने ठीक ही कहा था ना, कायद के मुताबिक इमरान खान को पता था वो कैसे आया है, इमरान खान को पता था आरटीएस किसने बंद किया है, इमरान खान को पता था टिकटें किसने वापस कराई थी, तो उसने पार्टनर ठीक ही कहा था, उसने गलत नहीं कहा था। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब के जो अब ये हुकूमत जाने के बाद भी जो कुछ रिटायर्ड लोग हैं जिनको इस वक्त के जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट पे एतराज़ था, और वो अभी भी, मैं नाम नहीं ले रही, आपकी वजह से आपका प्रोग्राम चलता रहना चाहिए, सो मैं जो ये बहुत सारे अभी भी लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन उनकी जो सियासत के अंदर मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं हो रही, 2 साल का उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा, और वो तमाम तर साजिशें, वो तमाम तर